नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के काम करने और सोचने का तरीका बदल दिया है। अगर आप इस किताब को पढ़ने का सोच रहे हैं या बस ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है, तो ये चर्चा आपके लिए ही है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये तो काम करने और जीने का एक पूरा नजरिया है, एक सिस्टम है। किताब का नाम है गेटिंग थिंग्स डन, द आर्ट ऑफ स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी, और इसके लेखक हैं डेविड एलन। हम इसके 2015 में आए रिवाइज्ड एडिशन पर बात करेंगे, जिसे पेंगुइन बुक्स ने प्रकाशित किया है। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि यह किताब इतनी जरूरी क्यों है, इसके पीछे का फलसफा क्या है और इसे कैसे बांटा गया है, ताकि ये समझने में आसानी हो कि ये किसके लिए है और किसके लिए नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये डेविड एलन हैं कौन? मतलब प्रोडक्टिविटी पर तो हजारों किताबें हैं, इनकी बात में ऐसा क्या खास है? देखिए, डेविड एलन को प्रोडक्टिविटी की दुनिया में गुरु की तरह माना जाता है। वो सिर्फ एक लेखक नहीं है, बल्कि 35 से ज्यादा सालों से मैनेजमेंट कंसल्टेंट और एग्जीक्यूटिव कोच रहे हैं। उनका अनुभव बहुत गहरा है। मैंने सुना है उन्होंने वर्ल्ड बैंक और यूएस नेवी जैसी बहुत बड़ी संस्थाओं के साथ काम किया है। जी हाँ, और फोर्ड फाउंडेशन जैसी संस्थाओं के साथ भी। और यही बात उनके काम को खास बनाती है। ये कोई थ्योरी नहीं है जो उन्होंने बस सोच के लिख दी हो। ये वो तरीके हैं जिन्हें उन्होंने दुनिया के सबसे व्यस्त और दबाव में काम करने वाले लोगों के साथ मिलकर विकसित और टेस्ट किया है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, जो तरीके वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव के लिए बने हैं, क्या वो एक आम इंसान जैसे एक स्टूडेंट या एक छोटे कारोबारी के लिए भी उतने ही कारगर हैं? कहीं ये जरूरत से ज्यादा जटिल तो नहीं? अथा ये मल्टीटास्किंग और जानकारी के बोझ तले दबे इस दौर के लिए नए मानसिक कौशल बनाने में मदद करती है। ये सिर्फ बड़े विचारों के बारे में नहीं है, बल्कि बेहद प्रैक्टिकल छोटे छोटे कदमों के बारे में है, जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है, चाहे वो सीईओ हो या कॉलेज स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर असल में दिलचस्प बात शुरू होती है। किताब का केंद्रीय विचार क्या है? ये हमारी किस आम समस्या को सुलझाती है? इसका सबसे बड़ा सिद्धांत है तनाव मुक्त उत्पादकता, मतलब स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी। एलन का तर्क बहुत सीधा साधा है। वो कहते हैं कि हमारा ज्यादातर तनाव अधूरे कामों की वजह से नहीं, बल्कि उन अधूरे कामों को ठीक से मैनेज न कर पाने की वजह से होता है। यानी वो चीजें जो हम अपने दिमाग में लेके घूमते रहते हैं, जैसे अरे हाँ मुझे वो ईमेल भेजना था, या घर जाते हुए सब्जी लानी थी। ये छोटी छोटी बातें दिमाग में घूमती रहती हैं। बिल्कुल। एलन इन्हें ओपन लूप्स कहते हैं। ये वो अधूरे वादे हैं जो हमने खुद से या दूसरों से किए हैं। हमारा दिमाग इन लूप्स को बंद करना चाहता है, इसलिए वो हमें बार बार याद दिलाता रहता है, और अक्सर गलत समय पर। हाँ, जब आप किसी जरूरी काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक वही। जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको याद आता है कि बिजली का बिल भरना है। जब आप परिवार के साथ हैं तो आपको ऑफिस की किसी काम की चिंता सताती है। और इसी वजह से हम कभी भी पूरी तरह से वर्तमान में नहीं रह पाते। एकदम सही। और इसी समस्या को सुलझाने के लिए किताब की सबसे मशहूर लाइनों में से एक है, योर माइंड इज फॉर हैविंग आइडियाज, नॉट फॉर होल्डिंग देम। मतलब आपका दिमाग नए रचनात्मक विचार सोचने के लिए बना है, ना कि उन्हें याद रखने वाली एक खराब डायरी बनने के लिए। जी, दिमाग एक बेहतरीन सीपीयू है, हार्ड ड्राइव नहीं। तो इसका मतलब है कि हमें अपने दिमाग से सब कुछ बाहर निकालना होगा। एक तरह की मेंटल डिक्लटरिंग। बिल्कुल। जीटीडी का लक्ष्य ही यही है, एक भरोसेमंद बाहरी सिस्टम, एक ट्रस्टेड एक्सटर्नल सिस्टम बनाना। ये सिस्टम कुछ भी हो सकता है, एक नोटबुक, एक डिजिटल ऐप, या दोनों का मिश्रण। जब आप अपने हर काम, हर विचार, हर वादे को इस बाहरी सिस्टम में डाल देते हैं, तो आपके दिमाग को एक तरह की राहत मिलती है। उसे भरोसा हो जाता है कि कोई भी जरूरी चीज भूलेगी नहीं। और इससे दिमाग शांत हो जाता है। इसी को एलन माइंड लाइक वाटर कहते हैं ना? जी, ये मार्शल आर्ट्स से लिया गया एक कॉन्सेप्ट है। सोचिए, जब आप शांत तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं तो पानी उतनी ही प्रतिक्रिया देता है जितनी जरूरत है, एक छोटी सी लहर, फिर वो वापस शांत हो जाता है। माइंड लाइक वाटर का मतलब है एक ऐसा दिमाग जो किसी भी स्थिति पर जरूरत के हिसाब से प्रतिक्रिया दे, ना कम ना ज्यादा, और फिर वापस शांत और तैयार हो जाए। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सिर्फ शांत होने के बारे में नहीं है, सही कहा ना? हाँ। इसका असली मतलब ये है कि जब आपका दिमाग इन छोटी मोटी चीजों को याद रखने से आजाद होता है, तभी तो वो मुश्किल समस्याओं पर, बड़ी तस्वीर पर ध्यान लगा सकता है। आपने बिल्कुल सही समझा। तो जीटीडी सिर्फ टू डू लिस्ट मैनेज करने का तरीका नहीं, बल्कि असल में अपनी रचनात्मक और रणनीतिक सोच को अनलॉक करने का एक जरिया है। यही इसका असली जादू है।
जब आपका दिमाग इस बोझ से आजाद होता है, तभी वो असल में सोचने, योजना बनाने और रचनात्मक होने का काम कर सकता है। ठीक है, मैं इसके क्यों वाले हिस्से से तो पूरी तरह सहमत हूं, पर असलियत में वहां तक पहुंचे कैसे? मुझे लगता है कि यहीं पर वो 5 कदम आते हैं जिनके बारे में इतनी बात होती है। लेकिन सच कहूं तो ये 5 कदम कैप्चर, क्लैरिफाई वगैरह सुनने में बहुत काम लगता है। क्या ये सब कुछ मैनेज करने का काम ही एक और काम नहीं बन जाता? क्या लोग इससे थक नहीं जाते? ये एक बहुत ही आम चिंता है और शुरुआत में ऐसा लग सकता है, लेकिन ये बाइक चलाना सीखने जैसा है। शुरुआत में आपको पेडल, हैंडल, बैलेंस सब पर ध्यान देना पड़ता है और ये मुश्किल लगता है। पर एक बार आदत बन जाए तो ये अपने आप होता है और आपको आज़ादी देता है। जीटीडी के ये 5 कदम भी ऐसे ही हैं। ये असल में उन कामों को करने का एक व्यवस्थित तरीका है जो हम सब पहले से ही किसी न किसी तरह कर रहे हैं, बस बेतरतीब ढंग से। ठीक है, तो चलिए इन कदमों को एक-एक करके समझते हैं। पहला है कैप्चर। कैप्चर का मतलब है आपके दिमाग में जो कुछ भी है, हर काम, हर विचार, हर चिंता, किराने की लिस्ट, उसे दिमाग से निकालकर कहीं लिख लेना। इसके लिए आप कोई भी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, नोटबुक, फोन का ऐप, वॉइस रिकॉर्डर। मकसद है दिमाग को पूरी तरह खाली करना, कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है। और दूसरा कदम है क्लैरिफाई। ये बहुत जरूरी कदम है। इसमें आप कैप्चर की हुई हर चीज को एक-एक करके देखते हैं और खुद से 2 सवाल पूछते हैं, ये क्या है और क्या इस पर कोई एक्शन लेना है? अगर कोई एक्शन नहीं लेना तो आप उसे या तो फेंक देते हैं या किसी रेफरेंस फाइल में रख देते हैं या उसे बाद में सोचने के लिए किसी दिन शायद लिस्ट में डाल देते हैं। और अगर एक्शन लेना है तो? यहीं पर वो मशहूर 2 मिनट रूल आता है ना? हाँ, बिल्कुल। नियम कहता है अगर किसी एक्शन को करने में 2 मिनट से कम लगेंगे तो उसे सोचने या टालने की बजाय उसी समय कर देना चाहिए। अच्छा, जैसे किसी ईमेल का छोटा सा जवाब देना या किसी को कोई फाइल भेजना। सही। ये नियम छोटी छोटी चीजों को एक बड़े ढेर में बदलने से रोकता है। सच बताऊं, इसने मेरी जिंदगी बदल दी। पहले मैं छोटे छोटे ईमेल को देखकर सोचती थी बाद में करूंगी, और वो मेरे दिमाग पर बोझ बने रहते थे। अब 2 मिनट से कम का काम मैं तुरंत निपटा देती हूँ और वो जो मानसिक शांति मिलती है वो कमाल की है। ये तो सच में बहुत कारगर लगता है। कई बार हम 2 मिनट के काम को 2 हफ्ते तक टालते रहते हैं। ठीक है। तो अगर काम 2 मिनट से ज्यादा का है तो हम तीसरे कदम पे आते हैं, ऑर्गेनाइज। सही। आप उस काम को उसकी सही जगह पर रखते हैं। अगर वो एक अपॉइंटमेंट है तो वो कैलेंडर में जाएगा। अगर वो एक ऐसा काम है जो आपको करना है तो वो आपकी नेक्स्ट एक्शन लिस्ट में जाएगा। और अगर वो एक बड़ा काम है जिसमें कई कदम है तो वो एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। यहाँ मकसद है हर चीज के लिए एक सही घर बनाना, ताकि आपको पता हो कि उसे कहाँ ढूंढना है। इसके बाद आता है रिफ्लेक्ट, यानी समीक्षा करना। मुझे लगता है ये वो कदम है जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते होंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये शायद सबसे जरूरी कदम है। रिफ्लेक्ट का मतलब है अपनी सभी लिस्ट्स को नियमित रूप से देखना, ताकि सिस्टम ताज़ा रहे और आप उस पर भरोसा कर सकें। इसके लिए वीकली रिव्यू सबसे महत्वपूर्ण आदत है। हर हफ्ते आप थोड़ा समय निकालकर अपने पूरे सिस्टम को देखते हैं, अधूरे कामों को अपडेट करते हैं, आने वाले हफ्ते की योजना बनाते हैं और अपने दिमाग को फिर से साफ करते हैं। ये आपके सिस्टम का रीसेट बटन है। ये सिर्फ लिस्ट अपडेट करना नहीं है, ये अपने जीवन पर नियंत्रण और स्पष्टता वापस पाने का एक शक्तिशाली तरीका है। बिल्कुल। और आखिरी कदम है एंगेज, यानी असल में काम करना। हाँ, जब आपने सब कुछ कैप्चर, क्लैरिफाई, ऑर्गेनाइज और रिफ्लेक्ट कर लिया है, तब आप पूरी स्पष्टता और भरोसे के साथ ये फैसला ले सकते हैं कि इस पल में क्या करना सबसे जरूरी है। आप सिर्फ वो नहीं करते जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा है, बल्कि वो करते हैं जो आपके लिए उस समय सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये 5 कदम मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। अब अगर कोई नया पाठक इस किताब को उठाता है तो उसे ये जानकारी किस तरह से मिलती है? मतलब किताब का ढांचा कैसा है? किताब को बहुत ही सोच समझकर 3 मुख्य भागों में बांटा गया है, जो इसे बहुत व्यवस्थित और समझने में आसान बनाता है। ये किसी रेसिपी बुक की तरह है, जो पहले आपको सिद्धांतों के बारे में बताती है, फिर सामग्री और विधि, और अंत में उसके फायदों के बारे में। ठीक है, तो ये 3 भाग कौन-कौन से हैं? पहला भाग है पार्ट 1, द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। ये क्यों और क्या का जवाब देता है। इसमें पूरे सिस्टम का परिचय दिया गया है।
ये आपको आज की दुनिया की चुनौतियों के बारे में बताता है और समझाता है कि जीटीडी जैसा सिस्टम क्यों जरूरी है। ये आपको उत्साहित करने के लिए है। मतलब ये नींव तैयार करता है। बिल्कुल। दूसरा भाग, पार्ट 2, प्रैक्टिसिंग स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी, ये किताब का दिल है। ये एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप की तरह है। यहाँ एलन आपको हाथ पकड़कर सिखाते हैं कि अपना डेस्क कैसे साफ करें, सही टूल्स कैसे चुनें और फिर उन 5 कदमों को असलियत में स्टेप बाय स्टेप लागू कैसे करें। यानी एक्शन यहीं पर होता है। ये कैसे करें वाला हिस्सा है। जी, ये वो हिस्सा है जिसे आप सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि साथ साथ करते हैं। और तीसरा भाग? तीसरा भाग है पार्ट 3, द पावर ऑफ द की प्रिंसिपल्स। ये इन सिद्धांतों के गहरे और लंबे समय तक चलने वाले फायदों के बारे में है। एक बार जब आप सिस्टम को लागू कर लेते हैं तो ये आदतें आपके सोचने के तरीके को कैसे बदलती हैं, आपकी रचनात्मकता पर क्या असर डालती हैं। इस रिवाइज्ड एडिशन में उन्होंने एक नया चैप्टर भी जोड़ा है जो जीटीडी को कॉग्निटिव साइंस यानी दिमाग के विज्ञान से जोड़ता है। ये बताता है कि ये तरीके सिर्फ अच्छे विचार नहीं है बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी सही हैं। इसके गहरे प्रभाव के बारे में है। ये तो बहुत तार्किक और मददगार लगता है। एक नया पाठक इसे आसानी से समझ सकता है। तो इन सब का क्या मतलब है? अंत में ये किताब असल में किसके लिए है? जैसा कि हमने पहले बात की थी, जब ये किताब पहली बार आई थी तो इसे मुख्य रूप से मैनेजर्स और कॉरपोरेट जगत के लोगों के लिए लिखा गया था। लेकिन अब इसका दायरा बहुत व्यापक हो गया है। ये छात्रों के लिए उतनी ही उपयोगी है, कलाकारों और लेखकों के लिए, माता-पिता के लिए जो घर और काम की अनगिनत जिम्मेदारियों का हिसाब रखना चाहते हैं, और यहाँ तक कि रिटायर हो चुके लोगों के लिए भी जो अपने शौक और सामाजिक जिम्मेदारियों को बिना तनाव के पूरा करना चाहते हैं। तो ये किसी पेशे के लिए नहीं बल्कि एक खास तरह की मानसिक स्थिति के लिए है। उन लोगों के लिए जो अभिभूत मतलब ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं। बिल्कुल सही। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो महसूस करता है कि उसके पास करने के लिए बहुत कुछ है और दिमाग में रखने के लिए उससे भी ज्यादा। लेकिन मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार हैं। ये कोई जादुई गोली नहीं है। इसे लागू करने में मेहनत और अनुशासन लगता है। और शायद इसका अंतिम लक्ष्य सिर्फ ज्यादा काम निपटाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली लक्ष्य है कि आप जो काम नहीं कर रहे हैं उसके बारे में भी उतना ही अच्छा महसूस करें जितना उस काम के बारे में जो आप उस पल कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि आपको अपने सिस्टम पर पूरा भरोसा होता है कि बाकी चीजें भी अपनी जगह पर सुरक्षित है और सही समय पर देख ली जाएंगी। ये शांति और नियंत्रण की भावना ही जीटीडी का असली नाम है। तो हमने देखा कि गेटिंग थिंग्स डन सिर्फ काम खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रति अपने जुड़ाव को सही तरीके से मैनेज करने की एक कला है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो आपको फोकस्ड, शांत और नियंत्रित रहने में मदद करता है। यह एक ऐसी कला है जिसे सीखने में समय लगता है, लेकिन एक बार आदत बन जाने पर यह जीवन को सच में बदल सकती है। इस पूरी चर्चा से एक बात साफ है, ये किताब सिर्फ एक गाइड नहीं बल्कि एक वादा है, तनाव मुक्त होकर ज्यादा हासिल करने का वादा। अब ये सोचना दिलचस्प होगा कि आज की स्मार्टफोन और हमेशा ऑन रहने वाली संस्कृति ने एलन के इन सिद्धांतों को कितना आसान और कितना मुश्किल बना दिया है। अब आप बताइए, अगली बार हमें कौन सी किताब पर ऐसी ही गहरी चर्चा करनी चाहिए? अपने सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर दें। तो फिर मिलते हैं अगली किताब के गहन विश्लेषण में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।